नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग दोस्तों। मेरे चैनल एक किताब से एक मोती पर आपका स्वागत है। आज मैं एक अंग्रेज़ी किताब हाउ टू बी हैप्पी दो रिच जो कि पीटर जे डैनियल्स द्वारा लिखी गई है, इस किताब से 4 प्रश्न लेकर आया हूँ आपके सामने। ये 4 प्रश्न जीवन को बदलने वाले हैं। हालांकि इन प्रश्नों का जवाब देना सरल नहीं है, आसान नहीं है। इसमें आपको बहुत सोचना पड़ेगा, दिमाग पर काफ़ी ज़ोर देना पड़ेगा। अपनी विचार की शक्ति जो है और ताकत है, दिमागी ताकत, मस्तिष्क की ताकत का पूरा उपयोग करना होगा। पर अगर जीवन को बदलना है तो आसानी से बदलना मुझे नहीं लगता है कि ये पॉसिबल है या संभव है। जीवन को बदलना है तो काम तो करना होगा उसके लिए, और ज़रूरी नहीं है कि हर काम हम शरीर से ही करें, अपने जिस्म से ही करें। हमें मेहनत और मशक्क़त अपने दिमाग से भी करनी है, अपने मस्तिष्क से भी करनी है, तब जाके पूर्ण जीवन होता है। तो आशा है आप अपने मस्तिष्क से मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इन सवालों का जवाब देने के लिए आपको कागज़ चाहिए होगा, कागज़, कलम, या तो आप कंप्यूटर पर भी ये सब इन सवालों को लिख सकते हैं और इनका जवाब भी कंप्यूटर पर लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इस वीडियो देखने के दौरान आप ये काम करें। आप पहले जो मैं कुछ बातें कहने जा रहा हूँ उनको ज़रा गौर से सुनें, और फिर जब वीडियो ख़त्म हो जाए तो आप इन प्रश्नों को एक बार देख लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इन चार सवालों को लिख दूँगा, तो आप जब इन 4 सवालों का जवाब दें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से कॉपी कर सकते हैं इन क्वेश्चंस को, सवालों को, या अपने सुविधा अनुसार या अपनी स्थिति के अनुसार आप इन सवालों को थोड़ा बदल भी सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो शब्द पीटर जे डैनियल्स ने इस्तेमाल किए हैं वही शब्द या लफ्ज़ आप भी इस्तेमाल करें, और ज़रूरी नहीं है कि सवाल बस 4 ही हों। आप हो सकता है आप अपने आप से ज़्यादा सवाल करें, पर लगता है कि ये 4 सवाल तो मुझे लगता है हमें पूछने ही चाहिए अपने आप से। और सवालों को भी थोड़ा बहुत आप बदल सकते हैं अपने जीवन और अपनी परिस्थिति के हिसाब से। मैं इस पर आऊँगा कि हम क्या बदलाव ला सकते हैं इन सवालों में, ताकि ये हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी साबित हों। तो इससे पहले कि मैं ये 4 प्रश्न आपको बताऊं, पहले कुछ चर्चा हो जाए इस किताब के बारे में, इसके शीर्षक के बारे में, और उसके जो लेखक हैं पीटर जे डैनियल्स के बारे में। पीटर जे डैनियल्स पर मैंने कुछ वीडियो और बनाए हैं इसके पहले। मेरे ख्याल से उनकी किताब हाउ टू हैव द ऑसम पावर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पर मैंने एक वीडियो बनाया था, और उनकी और जो एक और किताब है मेरे ख्याल से मिस फिलिप्स यू आर रॉन्ग, उस पर तो मैंने अभी कोई वीडियो नहीं बनाया, आने वाले दिनों में बनाऊंगा। मेरे ख्याल से 2 किताबों पर मैंने वीडियो बनाया, खैर मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा, पर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास उनकी जो और कुछ किताबें हैं उन पर और कुछ वीडियो बनाऊंगा, और कुछ वीडियो बना भी चुका हूँ। तो पीटर जे डैनियल्स एक ऑस्ट्रेलियन बिजनेसमैन हैं। अभी तो मेरे ख्याल से वो 90 या 92 साल के हैं, काफ़ी उम्र हो गई है, पर अभी भी कभी कभी उनका इंटरव्यू यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के बहुत ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन हैं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, यानी लोगों को उत्साहित करते हैं अपनी वाणी द्वारा, अपने भाषणों द्वारा, अपने सेमिनार्स द्वारा। ये वर्ल्ड सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल स्टडीज़ के संस्थापक हैं। ये संस्था और बिजनेस संस्थाओं से अलग है क्योंकि इसकी कोई ऑफिस नहीं है, जैसा कि मतलब यूनिवर्सिटी का कैंपस होता है या कॉलेज का कैंपस होता है, या कई इंस्टीट्यूशन्स अपना ऑफिस बना के रखते हैं। मेरे ख्याल से जहाँ जिसको ज़रूरत है ये वहाँ जाकर उनको ट्रेन करते हैं। तो जैसे मान लीजिए किसी संस्था को ज़रूरत है बिज़नेस ट्रेनिंग की, तो वर्ल्ड सेंटर फॉर एंटरप्रेन्योरियल स्टडीज़ उनके यहाँ उन्हीं के उस संस्थान में जाकर वहाँ ट्रेनिंग देते हैं। तो ये काफ़ी अलग तरह से ये संस्था काम करती है। मेरे ख्याल से इनका एक इंटरव्यू अगर आप देखना चाहें तो देखें, टॉप लेवल शो एक हुआ करता था साउथ अफ्रीका में, मेरे ख्याल से 1990 या 92 के ज़माने में, तब की बात है। तब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था साउथ अफ्रीका में, तो ये अपने जीवन के बारे में उस इंटरव्यू में काफ़ी चर्चा करते हैं। तो अगर आप अंग्रेज़ी यूट्यूब वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं तो वो वीडियो देख सकते हैं। और ये करीब जब 26 साल के थे तब तक ये निरक्षर, समझ लीजिए
निरक्षर ही कहा जा सकता है, काफ़ी उनको कठिनाई होती थी पढ़ने लिखने में, तो ये निरक्षर थे, ऑलमोस्ट निरक्षर थे। और ये एक ब्रिकलेयर थे, या ब्रिकलेयर यानी कह सकते हैं जो उसका सीधा अनुवाद तो होगा यानी जो ईंट के ऊपर ईंट रखते हैं सीमेंट डाल के, तो कहने का मतलब है दीवारें बनाते थे मेरे ख्याल से, और सीमेंट और ईंट से काम करते थे। तो ये इनका शुरुआती दौर का जीवन था। इनकी एक टीचर थी मिस फिलिप्स, जो कि बचपन में उनकी बहुत पिटाई करती थी और उनका बहुत अपमान करती थी, और उन्हें ये कहती थी कि पीटर जे डैनियल्स, तुम बहुत ही बुरे बच्चे हो और तुम जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। तो वो बात इनके दिमाग में बैठ गई थी, और मिस फिलिप्स ने जो ये नकारात्मक सोच उनके दिमाग में भर दी, तो ये उनके जीवन को जैसे प्रोग्राम कर दी। मेरे ख्याल से इसके लिए एक अंग्रेज़ी शब्द या वाक्यांश है या फ्रेज़ है, सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी, मतलब ऐसी भविष्यवाणी जो सच हो जाती है क्योंकि हमने उसको मान लिया है। तो मान लीजिए किसी नकारात्मक चीज़ को हम जब मान लेते हैं अपने बारे में, जैसे कोई अपने बारे में कहता है कि मुझे तो चीज़ें याद नहीं रहती, तो क्योंकि वो अपने आप को ये नकारात्मक संदेश पहुंचा रहा है, तो उसके साथ यही घटती हैं घटनाएं, क्योंकि वो यही चाह रहा है अंतर्मन से कि ऐसी घटनाएं उसके साथ घटें, तो उसको सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बोलते हैं। तो जब तक उस नकारात्मक विचार को उखाड़ के फेंक न दिया जाए, तब तक कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जैसा हम कल्पना करते हैं कि हमारे साथ होगा, खासकर कि नकारात्मक चीज़ें। इसलिए सकारात्मक सोच का बहुत महत्व है। खैर, इस पर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, इनकी जो महान पुस्तक है मिस फिलिप्स यू आर रॉन्ग। तो 26 साल की उम्र तक वे इसी तरह एक बहुत ही साधारण जीवन जी रहे थे, और निरक्षर थे और एक ब्रिकलेयर थे, पर उन्हें एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हुआ, यानी एक आध्यात्मिक अनुभव हुआ उन्हें, और उन्हें लगा कि मैं तो ईश्वर का पुत्र हूँ, तो अगर मैं ईश्वर का पुत्र हूँ तो मैं और लोगों से इन्फीरियर नहीं हूँ या उनसे कमतर नहीं हूँ। तो किसी और से मैं जैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, तो उसका हिंदी शब्द क्या होगा, यानी एहसास कमतरी बोला जाता है उर्दू में। तो उनका जो एहसास कमतरी का भाव था वो निकल गया उनके दिमाग से, और उन्हें लगा कि जैसे और लोग ईश्वर के पुत्र हैं, वैसे मैं भी ईश्वर का पुत्र हूँ, तो मैं किसी से कम नहीं हूँ। जो कोई और कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उनके अंतर्मन में जोश आ गया, और उन्होंने अपना एक लक्ष्य लिखा, या अपने लक्ष्य लिखे एक कागज़ के टुकड़े पर, और उस दिन से उनका जीवन बदलना शुरू हो गया। तो क्योंकि उन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती थी, उनकी मातृभाषा थी, पर अंग्रेज़ी बोलने में उनको कठिनाई होती थी, लिखना पढ़ना तो खैर ज़्यादा नहीं जानते थे। तो उन्होंने 3 डिक्शनरियाँ मंगाई, एक कार में रखी, एक बाथरूम में रखी, और एक अपने बेडरूम में डिक्शनरी रखी। और जब समय मिलता तो वो डिक्शनरी के पन्नों को पलटते और शब्दों में जो उनकी महारत है उसको बढ़ाते जाते। वो तो कहते हैं कि अपने भाषण में कि वो क्या करते थे कि डिक्शनरी अपने दोस्तों के पास लेके जाते थे जिनकी अंग्रेज़ी अच्छी थी, और एक एक शब्द पर हाथ रख के बोलते थे कि बताओ, इसका उच्चारण करके बताओ क्या है। तो जब वो उच्चारण करके बताते थे तो ये देख लेते थे कि अच्छा इस शब्द को इस तरह उच्चारण करना है, और फिर 2-3 लोगों से और चेक कर लेते थे कि कहीं पहले वाले इंसान ने उन्हें गलत सलाह तो नहीं दी है, या गलत इंस्ट्रक्शन तो नहीं दिए उनको, तो यानी गलत उच्चारण तो नहीं सिखा रहा है वो। तो ये सुनिश्चित कर लेते थे कि सही उच्चारण उनको हासिल हो जाए उस शब्द का, या पता लग जाए। तो ये थी कुछ बातें पीटर जे डैनियल्स के बारे में। तो पीटर जे डैनियल्स तो काफ़ी पैसा कमाए अपने ज़िंदगी में, तो उन्होंने एक किताब लिखी, मेरे ख्याल से पहली इनकी किताब थी, हाउ टू बी हैप्पी दो रिच। तो इसका हिंदी अनुवाद होगा अमीर होने के बावजूद खुश कैसे रहा जाए। अमीर होने के बावजूद खुश कैसे रहा जाए। तो ये साधारण जनता को तो लगेगा कि ये क्या बात है, यानी लोग तो अमीरी को खुशी से ही जोड़ते हैं, तो ये तो सबको पता है कि एक अमीर आदमी खुश होता है। तो मुझे नहीं लगता है पीटर जे डैनियल्स इस बात को मानते हैं कि, और कई लोग जो काफ़ी इस पर सोच विचार करते हैं, तो उन्हें लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि जो अमीर है वो खुश हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग अमीर होने को, यानी कुछ लोग अमीर होने को इन बातों से जोड़ते हैं कि उसके लिए बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत लिखना पड़ता है, बिज़नेस
शुरू करना होता है, कई बार असफलता का सामना करना होता है, बिज़नेस फेल होते हैं और कई बार लोग बिज़नेस शुरू करते हैं, धंधा शुरू करते हैं, पर उसमें काफ़ी नुकसान हो जाता है, बिज़नेस बंद करना पड़ता है, उधार ज़्यादा हो जाता है, फिर जिन्होंने पैसा दिया है बिज़नेस शुरू करने के लिए तो वे पीछे पड़ जाते हैं, बैंक्स पीछे पड़ जाते हैं, तो आदमी को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और रात रात भर जागना होता है, कठिन विषयों के बारे में पढ़ाई करनी होती है, मार्केट्स का जायज़ा लेना होता है, तो काफ़ी कठिन काम समझते हैं, इसलिए उनको लगता है कि जो अमीर है तो खुश नहीं हो सकता। और दूसरी चीज़ है कि अमीर आदमी अपने परिवार के लिए ज़्यादा समय नहीं दे पाता, क्योंकि वो अपने घर से ज़्यादातर दूर रहता है, ऑफिस में रहता है या अपने बिज़नेस संस्थान में रहता है और अपनी योजनाएं बनाने में ज़्यादा समय बिताता है। तो कुछ ऐसी धारणाएं हैं लोगों के मन में कि अमीर जो होता है वो शायद खुश ना हो, पर याद रखिए ऐसी धारणा उन्हीं की होती है जो ये मानते हैं कि अमीर होने के लिए हम ईमानदार और नेक तरीका अपनाएं, यानी सही रास्ते से अमीर जो होगा वही कठिनाई का सामना करेगा। जो बेईमानी से लोगों को धोखा दे के, घटिया प्रोडक्ट बना के या घटिया सर्विस दे के, यानी सेवा दे के जो अमीर होते हैं वो लोग इस कैटेगरी में नहीं फिट बैठते हैं। यानी अगर हम कहें कि हाउ टू बी हैप्पी दो रिच, तो ये उन पर तो लागू नहीं होगा, क्योंकि ऐसे लोग तो हो सकता है खुश हों, अमीर भी हो जाएं और खुश भी हों क्योंकि उनको धन हासिल करने के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, पर ऐसे लोग हमारे रोल मॉडल नहीं हो सकते। यानी इनसे हम प्रेरणा नहीं पा सकते जो लोगों को ठग कर और आसान तरीके से और बिना अपनी प्रतिभा को विकसित किए बिना नए नए कौशल अपने अंदर जगाए बिना, नए नए हुनर सीखे बिना जो पैसा कमाते हैं, वो दूसरों को प्रेरणा नहीं दे सकते, क्योंकि उनमें प्रेरणा देने के लिए क्या है, वो केवल बता सकते हैं कि मैंने इसको ठगा, मैंने उसको ठगा, मैंने घटिया प्रोडक्ट बेचा, मैंने घटिया सेवाएं दी, तो ये प्रेरित नहीं करते हैं इंसान को, ये तो गलत रास्ते में और धकेल देती हैं इंसान को। तो ऐसे लोगों से हम शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते और ऐसे लोग अपनी आने वाली पीढ़ी को सही शिक्षा भी नहीं दे सकते, क्योंकि जो सही रास्ता अपना के अमीर हुआ है और ख़ासकर जो गरीबी से अमीरी की ओर बढ़ा है, ऐसा आदमी और किसी गरीब इंसान को, किसी ऐसे बच्चे को जो शुरू अब कर रहा है अपना करियर, ऐसे लोगों को वो प्रभावित कर सकते हैं, वही प्रेरणा दे सकते हैं। तो पीटर जे डैनियल्स खरे उतरते हैं इन सब मानदंडों पर, मानदंडों का यानी स्टैंडर्ड्स, यार्ड स्टिक बोल सकते हैं, या जो कुछ हम ये समझते हैं कि कुछ ऐसे लक्षण होने चाहिए किसी इंसान में एक प्रेरक बनने के लिए। तो ये सब लक्षण पीटर जे डैनियल्स में मौजूद हैं, क्योंकि वो गरीब थे, गरीबी से अमीरी की ओर बढ़े, अनपढ़ थे, अनपढ़ से एकदम ज़बरदस्त शिक्षा वाले इंसान हो गए, बोलने में कठिनाई होती थी, ज़बरदस्त वक्ता बन गए, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था, यानी आत्मविश्वास की कमी थी, और अब आत्मविश्वास से भरे हुए हैं, ज्ञान नहीं था, अब ज्ञानवान हैं, विद्यावान हैं, तो बहुत ही इल्म वाले हैं। तो इसलिए अगर हमें कोई प्रेरित कर सकता है तो वो है कोई ऐसा इंसान जो कि पीटर जे डैनियल्स टाइप का हो, यानी उनके जैसा हो। यानी बहुत सारे लोग हैं जो हमें प्रेरित कर सकते हैं, पर मैं पीटर जे डैनियल्स के बारे में जानता हूँ और कुछ अन्य लोगों के बारे में जानता हूँ जिन्होंने धन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपने परिश्रम से और अपने आप को विकसित कर कमाया है, और उन्होंने जो प्रक्रिया फॉलो की, या जिस प्रक्रिया का उन्होंने अनुसरण किया, उस प्रक्रिया को उन्होंने डॉक्यूमेंट भी कर लिया है, यानी दस्तावेज भी उस प्रक्रिया का बना दिया। उनको उन्होंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बना के रखा है, या सेव करके रखा है, या लिख कर रखा है अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में और अपनी किताबों में। तो इसलिए ऐसे लोगों से हम ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं, और ऐसे लोग जो उन्होंने सीखा है वो दूसरों को भी पहुंचाने के लिए उत्सुक रहते हैं, ताकि जिस तरीके से उन्होंने अपने जीवन में सफलता हासिल की और लोग भी सीखकर जीवन में सफलता हासिल करें। तो खैर काफ़ी लंबा हो गया ये, लंबी हो गई ये चर्चा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है जानना कि धन कमाने के लिए सही रास्ता अपनाना बहुत ज़रूरी है, नेक तरीके से, सही तरीके से, जिससे ईश्वर भी प्रसन्न हो और हमारा अंतर्मन भी खुश हो, और हम अपने आने वाली पीढ़ी को भी सिखा सकें कि हमने इस तरह धन कमाया, आप भी इसी तरह कमाइए।
तो आइए अब हम इस पुस्तक में जो 4 प्रश्न हैं उनके उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये पुस्तक छोटी सी ही है। इसमें काफ़ी ऐसे अध्याय हैं, जैसे कि अमीर होना क्यों लाजमी है, क्यों आपकी ज़िम्मेदारी है, और अमीर होना क्यों एक मिशन होना चाहिए, और अमीर होने से हम किस तरह समाज का फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, लाभ पहुंचा सकते हैं। तो ये सब बातें काफ़ी भरी हुई हैं उस किताब में, पर मैं आज केवल इन 4 प्रश्नों की चर्चा करूंगा। तो पहला प्रश्न जो है वो है ये, अब आपने अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपने लिए कौन सी उम्र निर्धारित की है ताकि परमेश्वर आपके जीवन को अधिकतम बना सके। ये पहला प्रश्न है। पहले मैं चारों प्रश्न पढ़ लेता हूँ, फिर हम आएंगे इन पर चर्चा करेंगे एक एक करके। प्रश्न 2, क्या आप मुझे 50 पृष्ठों या पन्नों या उससे अधिक में बता सकते हैं कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी पूर्ण क्षमता क्या है। प्रश्न 3 या सवाल 3, अपनी पूरी क्षमता को 100% मानते हुए आप अभी खुद को कितने प्रतिशत रेटिंग देंगे। प्रश्न नंबर 4, सवाल 4, अपने 2 अंकों के बीच की कमी को स्वीकार करते हुए आप इस कमी को पूरा करने के लिए क्या योजना बनाने जा रहे हैं और कब। तो आइए अब एक एक प्रश्न लेते हैं। कुछ सवाल थोड़े कठिन लगेंगे और लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो कुछ रोशनी डालने की कोशिश करूँगा मैं अपनी चर्चा द्वारा। पर अगर कुछ आपको स्पष्ट न लगे, क्लियर न लगे, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मैं एक और वीडियो इस पर बनाऊंगा। और हो सकता है मैं जो पीटर जे डैनियल्स ने जो बातें कही हैं इन प्रश्नों के बारे में, मैं उन्हीं को आपको सुना दूं सारांश के रूप में। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 1, आपने अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपने लिए कौन सी उम्र निर्धारित की है ताकि परमेश्वर आपके जीवन को अधिकतम बना सके। तो पहली बात है कि पूरी क्षमता का मतलब क्या है। पूरी क्षमता का हम कैसे अनुमान लगाएं कि मान लीजिए अगर मैं मानता हूं कि मैं जीऊँगा करीब 85 साल तक, तो मैं ये कैसे तय करूं कि उस समय तक 85 साल तक मैं अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचना चाहता हूं। तो मैं कैसे ये निर्धारित करूं कि मेरी पूरी क्षमता क्या होगी उस उम्र तक पहुंचने तक, मतलब जब मैं उस उम्र तक पहुंचूंगा तो मेरी पूरी क्षमता क्या होगी उस उम्र तक। तो इसका जवाब है कि हम अभी नहीं कर सकते, मतलब हम नहीं कर सकते कि हमारी पूरी क्षमता क्या है, क्योंकि यही चीज़ पीटर जे डैनियल्स चाह रहे हैं कि आप अपने आप से सवाल करें और अपने मन में जो आपने बाधाएं बना रखी हैं उनको आप हटाकर दूर कर दें, उनको दूर फेंक दें। तो मन से सारी बाधाओं को हटा दीजिए और बस ये सोचिए कि आपको कैसी क्षमता विकसित करनी है जब आप अपने अंतिम क्षण तक पहुँचे। यानी मान लीजिए 85, माने कुछ लोग ये मान सकते हैं कि वो 100 साल जिएंगे, तो ऐसी उम्र आपको सोचनी है और आपको ये सोचना है कि उस उम्र तक जब आप पहुँचेंगे तब तक आप में क्या क्या क्षमताएं विकसित हो जानी चाहिए या आप क्या विकसित करना चाहेंगे। तो इसमें कोई और आपको नहीं बता सकता है, क्योंकि कोई अनुमान नहीं लगा सकता कि आपकी पूरी क्षमताएं क्या हैं, पूर्ण क्षमताएं क्या हैं हर क्षेत्र में जीवन के आपके। तो क्या क्षेत्र हैं जीवन के, तो मैं कुछ चर्चा करूंगा इस पर। तो पहले इन दोनों बातों को समझ लीजिए कि आप किस उम्र तक अपनी पूरी क्षमता पहुंचना चाहेंगे। ये भी आप नहीं कर सकते कि आप कब तक जिएंगे, मुझे नहीं मालूम मैं कब तक जीऊँगा, पर हम एक अनुमान लगा सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि जिस आदमी के पास एक लक्ष्य होता है या गोल होता है या उसके मन में एक चित्र होता है कि हम कैसा बनना चाह रहे हैं, विजन जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, एक तस्वीर वो बना के रखता है अपने मन में कि मैं इस उम्र तक मैं ये काम कर लिया हूँगा, मैं ऐसी क्षमताएं और हुनर और कौशल विकसित कर लिया होगा। तो ऐसा अगर चित्र आदमी दिमाग में रखता है तो मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से वो इंसान लंबा जीवन जी सकता है। तो इसके पीछे कारण है। मान लीजिए कोई अपने लिए लक्ष्य बनाता है कि मैं 85 साल का जब हूँगा तो मैं करीब 50 किताबें लिख लिया हूँगा और मैं करीब इतना धन कमा लिया हूँगा, 100 करोड़ या 200 करोड़ जो भी है, मैं कुछ बिजनेस संस्थाएं स्थापित कर चुका हूँगा और मैं अपने परिवार के लिए एक आचार संहिता छोड़ कर जाऊँगा, एक अपने घर के लिए संविधान बना कर जाऊँगा, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ हम छोड़ कर जाएँ, जिसे हेरिटेज कहते हैं अंग्रेजी में, लेगेसी। तो
ऐसा कुछ अपने परिवार के लिए छोड़ के जाऊंगा कि मीरास भी मेरे ख्याल से उर्दू में ऐसा ऐसी चीज़ें छोड़ कर जाऊँगा जिससे कि आने वाली पीढ़ी को भी लाभ हो। तो कहने का मतलब है, जब आप ऐसी योजनाएं बना के रखते हैं अपने दिमाग में, तो वो ऐसी बातें जम जाती हैं आपके अंतर मन में या सबकॉन्शियस माइंड जिसे कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि आप जीवन में ऐसे कदम ही उठाएंगे जो जीवन को लंबा करें। जैसे कि आप खान पान का ध्यान रखेंगे, आप अपने आप को एक्टिव रखेंगे, आप कसरत करेंगे, व्यायाम करेंगे, योग प्राणायाम करेंगे, और आपका मस्तिष्क भी काम करता रहेगा, वो बुरी बातों से दूर रहेगा, सही दिशा में आगे बढ़ेगा। जैसे कि आप बुरी आदतों से दूर रहेंगे और आपका मस्तिष्क हमेशा एक्टिव रहेगा, यानी सक्रिय रहेगा। आप सोचते रहेंगे कि आप कैसे अपनी अपनी योजना को सच्चाई में बदलें। यानी योजना तो एक मन का नक्शा है या चित्र है, उसको सच्चाई में बदलने के लिए तो मेहनत करनी होती है। तो आप मस्तिष्क से भी मेहनत करेंगे, सोचेंगे कि मैं कैसे इस चित्र को सच्चाई में बदल दूं, और मैं कैसे अपने शरीर से काम लेता रहूं कि मैं उस योजना तक पहुंचूं। तो ऐसी बातें जब आदमी सोचता है और ऐसे कर्म करता है, तो उसका जीवन स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगेगा, या स्वाभाविक रूप से उसका जीवन लंबा होगा, या उस दिशा में वो आगे बढ़ेगा। तो खैर, ये बात थी अंतर्मन की। तो अपने लिए एक उम्र सोच लीजिए कि जैसे 85 साल तक मैं पहुंचूंगा, तब मैं पूर्ण रूप से अपनी क्षमताओं को विकसित कर चुका हूँगा, या अपनी पूरी क्षमता को विकसित कर लिया हूँगा जब तक मैं 85 की उम्र तक पहुँचूँ। तो एक उदाहरण के लिए हम यही बात रखते हैं, एक इंसान को ले लेते हैं, ए या जो भी एक इंसान जो अभी इन सवालों का जवाब दे रहा है। तो एक बस उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि वो इंसान मान लिया है कि वो 85 साल तक अपने पूर्ण क्षमताओं को विकसित कर लिया होगा, और अभी की उम्र उसको मान लेते हैं 35। तो आप अपने हिसाब से इसका आकलन कीजिएगा, या इस पर डिसीजन लीजिएगा, निर्णय लीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि जो आपकी उम्र है वो आप अपने लिए, वो तो जानते ही आप अभी आपकी उम्र अभी क्या है। तो अभी इस इंसान के लिए, या उदाहरण के लिए जो जिस हम इंसान की बात कर रहे हैं, तो मान लेते हैं वो 35 साल का है, 85 साल तक वो पूर्ण रूप से अपने पूर्ण क्षमताओं को विकसित कर लेगा, या ऐसी उसकी सोच है। तो 35 साल का है तो 85 साल कितना, 50 साल का अंतर है। तो 50 साल के अंदर उसको अभी खूब काम करना है, खूब योजनाएं बनानी है। तो अभी फ़िलहाल हम और प्रश्नों पे आएंगे। तो 50 साल का समय कालखंड उसके पास है। आप मान लीजिए 20 साल के हैं और आप सोचते हैं कि मैं 90 साल तक पूर्ण रूप से अपने को विकसित करूँगा, तो आपके पास 70 साल हैं। कोई 25 साल का है तो उसके पास और अधिक समय होगा, या कम या अधिक, इस पर निर्भर है कि आपकी उम्र अभी क्या है और आप किस उम्र तक अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से पहले जवाब के प्रश्न में 2 चीज़ों को जानना जरूरी है। एक तो किस उम्र तक आप पूरी अपनी क्षमता प्राप्त करना चाहते हैं, तो इस इंसान के लिए अभी 85 साल है, और पूरी क्षमता का उसको दिमाग में ये स्पष्ट रूप से समझ में आ जाना चाहिए कि पूरी क्षमता का अर्थ क्या है। तो ये तो दूसरा सवाल आपको स्पष्ट करेगा। तो और पहले सवाल से ये भी आपको पता चल जाएगा कि कितना समय है आपके पास अभी अपनी पूरी क्षमताओं को विकसित करने के लिए। तो आइए अब दूसरे प्रश्न पर पहुंचते हैं। तो प्रश्न एक में कुछ छूटा होगा तो मैं अभी वीडियो के अंत में उसको भी उसके बारे में भी चर्चा कर लूँगा। प्रश्न दूसरा है, क्या आप मुझे 50 पृष्ठों या पन्नों या उससे अधिक में बता सकते हैं कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी पूर्ण क्षमता क्या है? ये काम बहुत कठिन है। 50 पन्नों में अपने जीवन की पूरी प्रत्येक क्षेत्र में, हर क्षेत्र में अपनी पूरी क्षमता बताइए। यानी 50 पन्ने हर क्षेत्र के लिए नहीं, सारे क्षेत्रों को मिला के 50 पन्ने आपको लिखने हैं या उससे ज़्यादा। तो अब इसका एक उन्होंने इसके बारे में एक बात कही थी जो मैंने नोट की, और मैं उसको पढ़ लेता हूँ ताकि मैं उन्हीं के शब्दों में ये बयान कर दूँ। तो उन्होंने कहा है, जो कुछ भी लिखित रूप में नहीं रखा गया है वह विचार में स्पष्ट रूप से व्यक्त नहीं होगा, और इसलिए इसका दायरा और गुणवत्ता सीमित होगी। तो लिखना इसलिए आवश्यक है कि इससे पता चलता है कि क्या आपके विचार स्पष्ट हैं कि बस कुछ धुंधली सी एक आप योजना अपने मन में रखें, धुंधला सा एक चित्र रखें। तो कई जो मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं और जो सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, यानी सफल जो व्यापारी हैं या किसी भी क्षेत्र में अगर सफल हैं, तो वो अक्सर कहते हैं कि चित्र जितना ही आपका स्पष्ट होगा, धुंधला नहीं, एकदम क्लियर होगा, स्पष्ट होगा,
और योजनाएं आपकी जितनी स्पष्ट होंगी उतना ही चांसेस ज़्यादा हैं, यानी उतना ही ये चांसेस हैं कि आप उस ओर आगे बढ़ेंगे, या उस योजना और उस लक्ष्य को या जो चित्र आपके मन में है उसको सच्चा रूप देने के लिए आप उतने ही ज़्यादा जोश से कदम उठाएंगे। तो स्पष्टता बहुत ज़रूरी है, इसीलिए लिखना बहुत ज़रूरी है। आप लिख तभी सकते हैं किसी चीज़ को जब आप उस बारे में स्पष्ट हैं। इसीलिए संविधान देश का है क्योंकि लिखा गया है। तो लिखा हुआ जिस देश का संविधान होता है, कुछ देश के संविधान लिखे नहीं होते। संविधान अगर लिखा हुआ है तो हर बात स्पष्ट है और आदमी काफ़ी आसानी से सोच सकता है इन चीज़ों के बारे में और देख सकता है कि क्या हमारे देश में हम अपने संविधान का पालन कर रहे हैं कि नहीं। हमारे मौलिक जो अधिकार हैं और मौलिक कर्तव्य हैं ये सब लिखे गए हैं। तो क्या हम एक अच्छे नागरिक हैं कि नहीं, तो हम देख लें हम मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहे हैं कि नहीं। ये तो बहुत आसान है कि हर वक्त अधिकार का डिमांड करना, सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही, सरकार हमारे लिए ये नहीं कर रही। अपना मौलिक कर्तव्य देखिए, क्या आप वो कर रहे हैं कि नहीं। जैसा कि जॉन एफ कैनेडी ने कहा कि अपने देश से ये मत पूछो कि देश ने तुम्हारे लिए क्या किया, ये पूछो कि तुमने देश के लिए क्या किया। तो आजकल तो ज़्यादातर लोग रोज़गार की मांग करते हैं सरकार से। ये तो बात मुझे बहुत गलत लगती है। मांग नहीं की जाती है देश से, देश के लिए किया जाता है, देश के लिए त्याग किया जाता है। स्वार्थ भावना से नहीं हमें मांग करनी चाहिए देश से कि देश हमारे लिए कुछ करे। हम अपने देश के लिए क्या कर रहे हैं। हो सकता है हमारी परिस्थिति बुरी हो सकता है हमारे पास नौकरी ना हो, रोज़गार ना हो, पर उसके लिए हमने क्या कदम उठाए हैं अपने आप को विकसित करने के लिए। हम सरकारी नौकरी के पीछे भागेंगे तो एक तरह से हम ये मांग कर रहे हैं सरकार से कि वो हमें दे कुछ। संसार ऐसे नहीं चलता है। सरकारें हो सकता है चलती हों, और सरकार कितना रोज़गार प्रदान कर सकती है। सरकार को क्या सरकार में जो बैठे हैं लोग, क्या उनके पास बस यही काम है कि बस सोचते रहें रोज़गार कैसे बनाया जाए दूसरों के लिए। तो ये काम केवल सरकार का नहीं है, ये हमारा काम है कि हम सोचें कि ज़िंदगी में हम क्या नए नए कौशल अपने में ला सकते हैं, क्या क्या नए हुनर सीख सकते हैं, कैसे अपनी विद्या बढ़ा सकते हैं, अपनी वाणी को सुधार सकते हैं। जो लोग नौकरी नहीं होने का जो कंप्लेन करते हैं या मतलब इस बात को अक्सर दोहराते हैं कि रोज़गार हमें नहीं मिल रहा, तो उनको ये चाहिए कि वो अपने समय का सकारात्मक उपयोग करें। लाइब्रेरी में जाएं, लाइब्रेरी तो मुफ्त है। मेरे ख्याल से हर अच्छे शहर में या बड़े या छोटे शहरों में भी होंगी ऐसी कई पुस्तकालय जहां आप जाके बैठ सकते हैं। आप अपना ज्ञान बढ़ाइए। आपको नौकरी नहीं है आपके पास तो अपना जाके ज्ञान बढ़ाइए और अपने आप को एक कुशल इंसान बनाइए कि नौकरी आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आजकल के ज़माने में अगर आप अपने आप को विकसित कर लें तो आपको नौकरी नहीं मिले। हाँ, अगर आप सरकारी नौकरी चाहते हैं, आसानी से पैसा मिलता रहे, आसानी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती रहे तो बात अलग है। पर अगर आप जीवन में संघर्ष करना चाहते हैं और केवल अपने बल पर, अपने बुद्धि बल पर, अपने बाहुबल पर और अपने विद्या बल से आप नौकरी पाना चाहते हैं, या नौकरी क्यों, अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या कोई सेवा प्रदान कर सकते हैं, मैकेनिक बन सकते हैं, आप इलेक्ट्रिशियन बन सकते हैं, बिजली का काम कर सकते हैं, आप बहुत सारा आप कारपेंटरी का काम कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी के पास भी कोई ये एक्सक्यूज़ है या बहाना है कि रोज़गार नहीं है हमारे पास, क्योंकि सरकार हमारे लिए नहीं कर रही। सरकार का काम रोज़गार देना नहीं है, रोज़गार पाना और खोजना हमारा काम है। और या ऐसी स्थिति क्रिएट कर देना या तैयार कर देना कि हमें नौकरी आसानी से मिल जाए। सरकारें ज़रूर इस पर काम करती हैं। जैसे कि मान लीजिए मेरी नौकरी है तकनीकी लेखक की, तो मैं आज वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ। ये तो सरकार की बदौलत है, क्योंकि इंटरनेट की सेवाएं उसके निर्णयों की वजह से सब तैयार हैं। पूरा जो ढांचा है, अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे अंग्रेजी में बोला जाता है, तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो सरकार की वजह से। अच्छी सड़कें हैं, अच्छा इंटरनेट कनेक्शन है, और भी तरह तरह की सेवाओं का जो हम लाभ उठाते हैं। हम चैन से रहते हैं घर में, पुलिस है हमारे लिए काम करने के लिए, हमारा जो जुडिशल सिस्टम है यानी न्याय की प्रक्रिया, जो न्यायालय हैं, और ऐसे अच्छे अच्छे संस्थान हैं जिनकी वजह से हम चैन से जीते हैं और हम वो कर पाते हैं जो हम करना चाहते हैं। तो सरकार के लिए तो धन्यवाद का भाव हमारे अंदर रहना चाहिए कि
अच्छी सड़कें हम उपयोग कर रहे हैं तो सरकार की बदौलत यूज़ कर रहे हैं। अगर हम पुलिस की सेवा ले रहे हैं तो सरकार ने ये संस्था बनाई है, सरकार ने न्यायालय बनाए हैं, सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि इतने सारे बिजनेस हमें मिल के हमें ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं, यानी टेलीफोन सर्विस और डेटा सर्विस, कॉल सर्विस, ये सब। तो और जो फ़ोन मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिस पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सब तो सरकार की नीतियों की वजह से ही बिजनेसेस इतना आसानी से नए नए बिज़नेस शुरू कर पा रहे हैं। तो इसलिए मुझे तो लगता है कि हमें ग्रैटिट्यूड का भाव होना चाहिए। हम सरकार की ओर एक अच्छी धारणा बनाएं। और मैं ग्रैटिट्यूड का एक अंग्रेजी अनुवाद दे ही देता हूँ आपको। मैं तब से काफ़ी देर से मैं सोच रहा हूँ कि ग्रैटिट्यूड का हिंदी क्या होगी। कृतज्ञता का भाव बहुत आवश्यक है। हम कृतज्ञ बने अपने सरकार के प्रति, चाहे कोई भी सरकार हो। पार्टियों से मेरा कोई मैं उनकी तरफ नहीं इंगित कर रहा हूँ। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो भी सरकार हो हमारे देश की, उसके प्रति कृतज्ञ रहें, तभी हमारा मन भी शांत रहता है, हम खुश मिजाज रहते हैं और हम वो करते हैं जो हमारी जिम्मेदारी है। हम ये नहीं पूछते सरकार से कि तुम मेरे लिए क्या करोगे, या देश से कि तुम या आप मेरे लिए क्या करेंगे। हम ये पूछते हैं कि हम आपके लिए क्या करें, हम अपने आप को कैसे विकसित करें। हमारे संविधान में एक हमारा मौलिक कर्तव्य है या बुनियादी फ़र्ज़ है जो उर्दू का भी संविधान अगर पढ़ेंगे तो उसमें बुनियादी फ़राइज़ कहे जाते हैं, यानी फ़र्ज़ का बहुवचन है। तो जो हमारे बुनियादी फ़र्ज़ है उसमें एक है कि हम अपने क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ें ताकि राष्ट्र भी उससे लाभान्वित हो। मैं शब्दों का थोड़ा अपने से इस्तेमाल कर रहा हूँ, पर उसका सार यही है कि हम जिस भी क्षेत्र में हैं हम उसमें उत्कृष्ट होते जाएं ताकि राष्ट्र को भी लाभ हो उससे और समाज का भी कल्याण हो। खैर, मैंने कुछ ज़्यादा शब्द का प्रयोग कर लिया इस बात पर, क्योंकि मुझे लगता है ये बात जानना ज़रूरी है कि रोज़गार हमारी मेहनत पर ज़्यादा निर्भर है। सरकार को दोष देना इसके लिए ठीक नहीं। प्रश्न नंबर दूसरा है, क्या आप मुझे 50 पृष्ठों या उससे अधिक में बता सकते हैं कि आपके जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपकी पूर्ण क्षमता क्या है। तो आपको कुछ एक नोटबुक खरीदनी होगी, या आप चाहें तो कंप्यूटर में भी टाइप कर सकते हैं। तो आपको हर क्षेत्र में अपनी पूर्ण क्षमता को लिखना है कि पूर्ण क्षमता उस क्षेत्र में मेरी क्या होगी जब मैं 85 साल का पहुंचूंगा। हम इसी इंसान के उदाहरण से अभी इसी उदाहरण को लेकर चलते हैं आगे, क्षमा कीजिए। तो अब क्षेत्र क्या है जीवन के, तो क्षेत्र हम इस तरह से, जैसे कि कई जो सफलता पर किताबें भी लिखी जाती है उसमें भी एक क्षेत्र बताए जाते हैं। जैसे एक क्षेत्र हो गया आपका आध्यात्मिक क्षेत्र, आत्मा से जुड़ा हुआ। एक क्षेत्र हो गया अपने के मस्तिष्क से जुड़ा हुआ, द ब्रेन, जो विद्या, ज्ञान, बुद्धि, ये सब मस्तिष्क के क्षेत्र हैं। एक क्षेत्र हो गया शरीर, आप अपने शरीर या जिस्म को कैसे फिट रखेंगे, कैसे व्यायाम द्वारा उसको स्वस्थ रखेंगे। और फिर हो गया सामाजिक, हमारे जो सामाजिक स्थिति हमारी क्या होगी जब हम 85 साल के पहुँचेंगे। हम परिवार के प्रति हम किस तरह का व्यवहार करेंगे, और व्यवहार ही नहीं, परिवार के प्रति हम अपने किन कर्तव्यों को निभा चुके होंगे जब हम 85 साल तक पहुँचेंगे। समाज का तो मैंने कहा, समाज के लिए आप क्या करेंगे, और आपका जो धर्म है यानी रिलीजन, उसके लिए आप क्या करेंगे, ये हो गया। और आपके करियर में आप कैसे किस स्थिति पर होंगे 85 साल में। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आपके बिजनेसेस कहाँ होंगे, किस देश में होंगे। तो इन सब बातों पर आप विस्तृत एक दस्तावेज बनाइए, डॉक्यूमेंट बनाइए। तो मैं कुछ उदाहरण दे देता हूँ ताकि थोड़ा आपको आसानी हो ये दस्तावेज तैयार करने में। तो मान लीजिए आप आध्यात्मिक अपनी जो क्षमता है उसके बारे में आप लिख रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट या नोटबुक जो आपने बनाई है इस दूसरे प्रश्न या सवाल का उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए। तो पहली बात ये है आध्यात्मिक क्षेत्र के बारे में कि आपको अपने धर्म ग्रंथ से कुछ प्रेरणा लेनी होगी। तो मान लीजिए आप हिंदू हैं तो आप गीता या रामचरितमानस या महाभारत, रामायण, वेद, उपनिषद, इनसे आप प्रेरणा लीजिए कि आध्यात्मिक श्रेष्ठता क्या होती है, और क्या 85 साल का होते होते मैं उस श्रेष्ठता को पालूंगा या नहीं, या पालूंगा ही हमें लिखना है। तो हमें ये निर्णय करना है कि आध्यात्मिक श्रेष्ठता क्या है आध्यात्मिक क्षेत्र में।
तो हम अलग अलग क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक क्षेत्र में श्रेष्ठता क्या है, तो इसके लिए जैसे मैं गीता का उदाहरण लूँगा। ऐसे ही अगर आप मुसलमान हैं तो आप कुरान शरीफ से इस बात का पता लगाइए, आप ईसाई हैं तो आप बाइबल से पता लगाइए, आप अगर पारसी धर्म के फॉलो हैं तो ज़ेंड अवेस्टा से पता लगाइए, सिख हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब और दशम ग्रंथ और भी जो अन्य धर्म ग्रंथ है आपके, उससे आप अंदाज़ा लगाइए कि आध्यात्मिक श्रेष्ठता क्या है आपके धर्म के अनुसार। तो क्योंकि मैं हिंदू हूँ तो मैं गीता से ये मैं प्रेरणा ले सकता हूँ या रामचरितमानस से ले सकता हूँ। तो गीता में ये बात कही गई है कि मरने के पहले शरीर, इससे पहले कि शरीर नष्ट हो, उसके पहले जो काम और क्रोध पर जीत हासिल कर लेता है वही सफल है। हो सकता है शब्द यही नहीं हो पर उसका सार यही है। वो जो बात कहना चाह रहे हैं श्री कृष्ण अर्जुन से वो ये है कि मरने के पहले जिसने अपने काम और क्रोध को जीत लिया तो वो इंसान सफल हो गया। और जैसे स्थितप्रज्ञ के लक्षण है गीता में, जैसे कि वो सारी कामनाओं को त्याग देता है और सर्दी गर्मी लाभ हानि हार जीत से वो प्रभावित नहीं होता और इंद्रियों पर काबू रखता है और दोस्त दुश्मन में फ़र्क नहीं करता। और जो ऐसी कई बातें जो एक स्थितप्रज्ञ के लिए बताई गई हैं जो ब्राह्मी स्थिति में है, तो वो आपके लिए एक आदर्श हो सकता है। या जो भक्त के लक्षण बनाए हैं अध्याय 12 में वो आपका हो सकता है, यानी किसी भी प्राणी से जो द्वेष नहीं करता और जो माया मोह से ऊपर उठ चुका है, सर्दी गर्मी लाभ हानि हार जीत सबको बराबर समझता है। तो ऐसी बातें कई जगह गीता में आई हैं, जैसे स्थितप्रज्ञ का लक्षण हो या जो गुणों से ऊपर उठ चुका है गुणातीत उसके लक्षण हो, उसमें भी ये बातें मेरे ख्याल से अध्याय 14 में है गुणातीत के लक्षण। हो सकता है मैं गलत हूँ पर अध्याय 14 में ही मेरे ख्याल से है गुणातीत का लक्षण, 13 या 14 में। और भक्त का लक्षण अध्याय 12 में है, अध्याय 2 में स्थितप्रज्ञ का लक्षण है। तो ये सब इन सब लक्षणों का आप एक लिस्ट बना लीजिए, सूची बना लीजिए, फहरिस्त बना लीजिए और अपने आप से पूछिए कि जब आप 85 साल के होंगे तो क्या आप इस स्थिति तक पहुंच गए होंगे। हो सकता है पहले ही पहुंच जाएं, पर कहने का मतलब है कि अगर आप पूर्ण श्रेष्ठता को किसी एक उम्र तक पाने चाहेंगे तो ईश्वर आपकी उम्र को बढ़ाएंगे और आप श्रेष्ठतम बन पाएंगे उस क्षेत्र में। तो ये तो बात हो गई आध्यात्मिक श्रेष्ठता की। तो आप फिर अपने डॉक्यूमेंट या अपने नोटबुक या अपने वर्ड में एक दूसरा सेक्शन बनाएंगे, दूसरा खाना उसके लिए बनाएंगे या एक दूसरा सेक्शन आप बना सकते हैं अपने नोटबुक में। तो उसमें अब हो सकता है आप चर्चा करें अपने मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क या अपने दिमाग या अपने बुद्धि बल का श्रेष्ठतम क्या आप उपलब्ध करना चाहेंगे, यानी उस क्षेत्र में आपकी पूर्ण क्षमता क्या है मस्तिष्क के क्षेत्र में। तो एक उदाहरण ये हो सकता है कि आप जैसे अपने आप से कहें कि मैं 100 किताबें क्षमा कीजिए मैं 1000 किताबें पढ़ चुका हूँगा 85 साल तक। तो ये आपको उसमें लिखना होगा, या आपको लिखना होगा कि मैं 10 किताबें लिख जाऊंगा 85 साल तक होने तक अपनी पीढ़ी के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देशवासियों के लिए एक ऐसी किताबें लिख जाऊंगा जिससे वो प्रेरणा प्राप्त करते रहें या उन्हें पता लगे कि मैंने अपना जीवन कैसे जिया, क्या क्या संघर्ष मैंने झेले या किन संघर्षों का सामना किया, उन्हें कैसे परास्त किया, हराया। तो ये सब बातें आप उसमें दर्ज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर आते हैं अपने शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में कि श्रेष्ठता आप कैसे पाएंगे 85 साल तक। तो इस बात पर थोड़ा आदमी गौर करे तो सोचेगा ये कैसी बात है कि साधारण लोग तो मानते हैं कि मतलब साधारण लोग नहीं, लोग अक्सर ये मानते हैं कि जैसे जैसे आदमी की उम्र होती है वैसे वैसे उसका शरीर कमज़ोर होता जाता है। यानी एक उम्र के आने के बाद जैसे बचपन से जवानी आई तो शरीर में शक्ति रहती है, बल रहता है, पर जैसे जैसे उम्र होती जाती है तो लोगों को लगता है शरीर कमज़ोर होने लगता है और स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरता जाता है। पर ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। आप महाभारत से प्रेरणा लीजिए, भीष्म पितामह तो कई सौ साल के रहे होंगे या 100 साल से तो ज़्यादा ही के रहे होंगे। अर्जुन भी तो उनके लड़के अभिमन्यु बड़े थे तो उनकी भी उम्र काफ़ी रही होगी, मतलब वो तो खैर बहुत ज़्यादा नहीं होगी। पर धृतराष्ट्र को ले लीजिए, इतने बलशाली, वो भीम के लोहे की मूर्ति को चूर चूर कर देते हैं, उसको अपने हाथों से चाँप के और दबा के उसको तोड़ देते हैं और क्रश कर देते हैं, चूर चूर कर देते हैं, चकनाचूर। तो ऐसा बल उस उम्र में
था धृतराष्ट्र को, आप द्रोणाचार्य को ले लीजिए, वो इतने महान योद्धा उस उम्र में। तो इसलिए उम्र से अपने आप को मत ये अपने अंदर ये भावना मत बैठा लीजिए कि उम्र होने के बाद अब क्या हमारा शरीर तो एकदम कमज़ोर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। ये मान के चलिए कि आप आखिरी सांस तक अपने शरीर को ताकतवर रख सकते हैं। हाँ, हो सकता है कुछ हमें ऐसी चीज़ों का उपयोग करना पड़े जो उस उम्र में ज़रूरी हो जाए, जैसे कि हो सकता है दांत गिर जाए तो दांत आप नकली लगवा सकते हैं। ये मजाक के लिए नहीं कर रहा हूँ, पर दांत तो आवश्यक है, तभी तो भोजन को चबाएंगे। या जैसे गांधी जी भी तो यूज़ करते थे, जो फॉल्स टीथ होता है उसको यूज़ करते थे। या आजकल तो लोग परमानेंट दांत भी फिक्स करवा लेते हैं ऑपरेशन से। तो दांत की आवश्यकता होगी, चश्मा की आवश्यकता होगी, अगर आँख कमज़ोर है तो, या ऑपरेशन उसका करा लीजिए। और आप मनोहर आइक से आप प्रेरणा लीजिए। वो तो मेरे ख्याल से 103 या 104 साल तक जिए, जो बॉडी बिल्डर थे। मनोहर आइक ही शायद उनका उच्चारण है, मनोहर आइश या मनोहर आइक। तो वो तो मुझे याद है उनका, मेरे पापा कहते हैं कि जब एक बार अखबार में उनका फ़ोटो छपा था, जब वो 75 साल के थे, उनका चेहरा बस नहीं दिखाया गया था, ढक दिया गया था, और बाकी शरीर एकदम मजबूत और ताकतवर था। तो लोगों से पूछा गया कि आप इस इंसान की उम्र के बारे में बताइए, आप क्या समझते हैं कि इंसान कितने साल का है। तो अगले दिन पेपर में छपने वाला था, छपने वाली थी उनकी पूरी तस्वीर चेहरे के साथ। पर उस दिन, पहले दिन उनकी जो तस्वीर छपी थी वो बस उनके शरीर की थी। मजबूत बॉडी बिल्डर थे, तो ज़बरदस्त शरीर केवल दिखाया गया था। तो लोगों ने अंदाज़ा लगाया कि 40-45 साल के होंगे। फिर अगले दिन उनके चेहरे के साथ जब तस्वीर छपी और उसमें उनकी उम्र दी गई थी कि 75 साल के हैं, तो लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस उम्र में भी इतना बढ़िया शरीर और इतनी ताकत और जोश वाला इंसान। तो ये सब मन की बात है। इसलिए शरीर को भी आप मजबूत करने के लिए आप एक अपने लक्ष्य में लिख सकते हैं कि उस उम्र तक मैं इतना चल पाऊँगा रोज़, या इतना दौड़ पाऊँगा, या इतने दंड बैठक कर पाऊँगा। ऐसे आप योजना बना लीजिए। फिर आते हैं आपके सामाजिक कर्तव्य के बारे में। तो समाज के लिए आप क्या करेंगे? क्या आप कुछ संस्थाएं ऐसी खोलेंगे जिससे कि सामाजिक लाभ हो, या और किस किस तरीके से आप अपने समाज का भला कर सकते हैं, इस पर भी विचार कीजिए। फिर आपके परिवार के बारे में, यानी परिवार के लिए क्या आप कुछ छोड़ जाएंगे, जैसे परिवार के लिए क्या कोई आचार संहिता बनाकर जाएंगे कि आपके बच्चे और उनके बच्चे, जो आने वाली पीढ़ी है, उससे लाभ उठा सकें। जैसे संविधान देश का होता है, क्या आप अपने घर के लिए कोई संविधान बनाकर जाएंगे? क्या आप कुछ ऐसे दस्तावेज लिख कर जाएंगे बच्चों के लिए कि वे उनको पढ़कर उनसे प्रेरणा लें? और परिवार में अच्छा संबंध, हर परिवार के सदस्य के साथ आप किस तरह का रखेंगे उस उम्र में जब आप पहुंचेंगे। तो ये इन सब के बारे में आप उसमें लिख सकते हैं। और फिर अपने करियर में, आप करियर में कौन सी स्थिति पहुंचना चाहेंगे, किस स्थिति तक पहुंचना चाहेंगे? क्या आप CEO होना चाहेंगे अपनी कंपनी के, या अपने जो आपका क्षेत्र है उसमें सर्वश्रेष्ठ होना चाहेंगे? तो वो सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या होगी, इसके बारे में एकदम स्पष्ट रूप से आप लिखिए उसमें। जैसे मान लीजिए बिजनेस में है तो आप कितनी कंपनियां खोल चुके होंगे, क्षमा कीजिए, कितनी कंपनियां आप स्थापित कर चुके होंगे जब आप 85 साल के होंगे। कितने तरह के किस कंट्री, यानी किन किन देशों में आप कंपनियां खोल चुके होंगे, कितने एम्प्लॉयज़ रहेंगे आपके कंपनी में जब आप 85 साल के होंगे। ये सब बातें लिख सकते हैं। और बचा धर्म, जैसे आप अपने धर्म के लिए क्या करेंगे? जैसे आध्यात्म की तो बात हमने कर ली है। जैसे धर्म की सेवा आप किस प्रकार करेंगे? आप मंदिरों में क्या दान देंगे? आप अगर मुसलमान हैं तो मस्जिदों के लिए क्या दान देंगे? ईसाई हैं तो गिरजाघर के लिए कितना दान दे चुके होंगे? गुरु ग्रंथ, आप सिख हैं तो गुरुद्वारे के लिए क्या कर चुके होंगे? ऐसे ही पारसी हैं तो आप अपने अपने धर्म क्षेत्र के लिए क्या कर चुके होंगे? इन बातों का भी स्पष्ट रूप से उसमें लिखित दस्तावेज बना लीजिए। तो ये बातें तो मैंने कर ली हर क्षेत्र के बारे में। अगर कोई क्षेत्र छूटा हो तो आप अपने से भी कल्पना कर सकते हैं कि और क्या क्षेत्र हैं जीवन में। अगर कोई क्षेत्र मुझसे छूट गया हो, या अपने हिसाब से आप इसको
बदल भी सकते हैं। आप देखिए, इस बात को ध्यान दीजिए कि जो तरीका या प्रक्रिया बताई गई है उस पर आप ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपका सवाल उसी तरह पूछा गया हो जैसा कि पीटर जे डैनियल्स ने पूछा है। आइए अब प्रश्न 3 पर आते हैं। अपनी पूरी क्षमता को 100% मानते हुए, यानी जो जो क्षमताएं आपने अपने दस्तावेज में लिखी हैं अभी 50 पन्ने या उससे ज़्यादा के दस्तावेज में, तो वो उन क्षमताओं को आप 100% मानेंगे कि वो जब मैं 85 साल का हूँगा तो मैं 100% इन क्षमताओं को विकसित कर चुका हूँगा। तो जो आपने लिखा है वो 100% है। तो अब तीसरे में आपको ये देखना है कि आपकी स्थिति अभी क्या है। जैसे ये इंसान के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं वो 35 साल का है अभी, 85 साल तक उसको अपनी क्षमताएं पूरी रूप से विकसित करनी है। तो अपनी पूरी क्षमता को 100% मानते हुए आप अभी खुद को कितने प्रतिशत रेटिंग देंगे। तो हर क्षेत्र में आप रेटिंग अभी दीजिए अपने आप को कि मैं अभी क्या हूँ। जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि मैं 100 किताबें लिख छोड़ूंगा 85 साल का होते होते, तो अभी मैंने कितनी किताबें लिखी हैं। अगर मैंने 1 किताब लिखी है तो मैं 99% पीछे हूँ, मतलब मेरी रेटिंग अभी 1% है और मुझे 99% और आगे बढ़ना है। उसी तरह मान लीजिए मैं 10 कंपनियां खोलना चाहता हूं, 1 कंपनी मैंने खोली है तो मैं अभी 10% पहुंचाऊं। अभी मेरे पास 50 साल हैं, क्योंकि 35 साल का इंसान 85 साल है उसके पास, तो मतलब 50 साल है उसके पास 85 साल का होने के लिए। तो वो अपने आप से बोल सकता है कि मैं 10% ही अभी अपने आप को रेटिंग दूंगा इस क्षेत्र में, क्योंकि अभी मुझे अभी 90% और आगे बढ़ना है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में क्या आप उस स्थितप्रज्ञ अवस्था को पहुँचे हैं, तो एक अंदाज़ा लगाइए कि आप क्या क्रोध बहुत आसानी से कर सकते हैं, कि आपके मन में बहुत इच्छाएं हैं तो आपका रेटिंग बहुत कम होगी। तो अपने आप को 1% दे दीजिए। 100% तो वो स्थिति है जहाँ काम क्रोध से पूरा ऊपर उठ चुका है आदमी, भेदभाव से ऊपर उठ चुका है, हार जीत, सर्दी गर्मी, लाभ हानि को समान समझता है, दोस्त दुश्मन सबको समान समझता है। क्या उस स्थिति तक पहुंचने के लिए तो 100% उस स्थिति को जब आप तय कर लेंगे या उस स्थिति तक पहुंच जाएंगे तो वो तो 100% है। पर आज आप उस स्थिति के कंपैरिजन में या उससे जब आप अपनी तुलना करते हैं तो आज आपकी स्थिति पे हैं, तो अपने को रेटिंग दे सकते हैं। हो सकता है 5%, 10%, एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। इन चीज़ों में एक ऐसी संख्या जो एकदम 100% सही हो ऐसा देना मुश्किल है। उसको कौन नाप सकता है? अपनी क्रोध की स्थिति को कैसे नापा जाए कि हम क्या 10% क्रोधित होते हैं या 50%? तो एक अंदाज़ा लगा लीजिए कि आपकी स्थिति क्या है। ऐसे ही हर क्षेत्र में कीजिए, एक रेटिंग बनाइए। और कुछ चीज़ें इसमें पीटर जे डैनियल्स ने कहा है कि आप एक फहरिस्त बना सकते हैं किन और गुणों की आवश्यकता होगी आपको इन क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने में। जैसे मैंने कहा कि 100 किताब, अगर मस्तिष्क की क्षमता आपकी ये है कि आप 85 तक पहुँचते 100 किताबें लिख चुके होंगे, तो किताब लिखने के लिए और क्या गुण आपको आवश्यक है? तो आपको काफ़ी पढ़ना होगा, काफ़ी सोचना होगा। तो आप एक गुण लिख सकते हैं, मेरी सोचने की शक्ति। तो सोचने की शक्ति का आपकी रेटिंग अभी क्या है, और अपनी क्षमता को पूरा प्राप्त करने के लिए आपको किस तरह की सोचने की विकसित करनी होगी, तो इस पर भी विचार कीजिए। तो उसके हिसाब से रेटिंग अपने को दे दीजिए। जैसे आप अगर अपने करियर में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपने एक कुछ स्थिति बताई होगी कि ये मेरी पूर्ण क्षमता की स्थिति है, मतलब ऐसी स्थिति जब मैं पूर्ण क्षमता तक पहुंच चुका हूं। तो उसके लिए आपको क्या कोर्सेस करने पड़ेंगे अपनी पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के लिए? तो मान लीजिए आपको 20 कोर्सेस करने हैं 85 साल तक पहुंचने के लिए। आपने 1-2 कोर्स सीखे हैं तो अभी आप बहुत पीछे हैं, यानी 20 यानी कितना हो गया 10। अगर कोर्सेस किए हैं तो आपने एक कोर्स मान ली किया है तो आप 10% ही पूर्ण कर, मतलब 10% तक ही पहुँचे। 90% और तय करना है आपको। तो इसी तरह अगर 20 कोर्स करना है आपको जीवन भर में और आपने 2 ही किया है तो अभी आप 10% पर हैं, अभी आपको 90% की दूरी तय करनी है। तो इस तरह आप ये भी लिस्ट बना सकते हैं क्या कोर्स करने हैं, क्या क्या नए सेमिनार्स अटेंड करने हैं आपको, कौन कौन सा नया गुण विकसित करना है। गुण में जैसे एक गुण होता है पॉजिटिव एटीट्यूड का, सकारात्मक सोच की शक्ति। आपकी सकारात्मक सोचने की शक्ति कितनी है अपने क्षमता को पहुंचने के लिए पूर्ण रूप से? क्या आप पूर्ण रूप से सकारात्मक हैं या आधे अधूरे सकारात्मक हैं? तो उसमें भी रेटिंग दे दीजिए कि आप मतलब 50% सकारात्मक हैं, कई चीज़ों के घटने पर आप नकारात्मक नज़रिया इख्तियार कर लेते हैं। तो इन बातों को भी लिख दीजिए। एक और चीज़ मेरे दिमाग में भी आ रही थी कि हाँ, अगर आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो स्ट्रेस या
मानसिक दबाव सहने की क्षमता आपकी कितनी है। मान लीजिए बिजनेस फेल हो गया, 2-3 बार फेल भी हो सकते हैं बिजनेस, तो क्या इस झटके को झेलने की आपके में शक्ति है। तो झटका जब आप लगता है तो उसको झेलने की शक्ति आपकी अभी कितनी है। तो मान लीजिए 10% है, 20% है, तो उसको बढ़ाने के लिए आप क्या कदम उठाएंगे, ये सब भी उसमें दस्तावेज में लिख दीजिए। अभी तो परसेंटेज लिखिए, अभी आपको प्लान नहीं, योजना नहीं बनानी है। अभी एक प्रतिशत डाल दीजिए, दर्द को या झटके को झेलने की शक्ति मेरे में 10% है, 20% है। आइए अब आखिरी वीडियो क्षमा कीजिए, आखिरी प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अपने दो अंकों के बीच की कमी को स्वीकार करते हुए, आपको स्वीकार करना होगा कि ये मेरी कमी है, अभी मैं इस प्रतिशत पर हूँ, मुझे 100% पहुँचने के लिए इतने कदम उठाने हैं। तो अपने 2 अंकों के बीच की जो कमी है उसको स्वीकार करते हुए आप इस कमी को पूरा करने के लिए क्या योजना बनाने जा रहे हैं और कब। तो कब का जवाब है अभी बनाइए, टालिए मत। आपके पास केवल 50 वर्ष हैं, जैसे आप अगर 35 साल के हैं तो आपके पास 50 वर्ष हैं अपनी क्षमताओं को पूर्ण रूप से विकसित करने के लिए। तो कब का जवाब है अब, अभी होना चाहिए। अगर नहीं कर रहे, आप अभी नहीं तैयारी कर रहे हैं तो कब। तो इसलिए अभी कर दीजिए, टालिए मत। काल करे सो आजकल, आज करे सो अब। तो उसका जवाब तो है अभी। और फिर बाकी चीज़ों का ये जवाब है कि आप इस कमी को पूरा करने के लिए क्या योजना बनाने जा रहे हैं। तो आप अब योजनाएं बनाने लगें, तो उसके लिए आप एक दूसरी नोटबुक ले लीजिए। वो जो पहला दस्तावेज आपने बनाया है वो तो आपका एक डॉक्यूमेंट है जो जिसमें आप थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं स्थिति के अनुसार, पर वो आपका डॉक्यूमेंट होगा जो आपको बताएगा कि आपका अंतिम लक्ष्य क्या है जीवन में। लक्ष्य तो फिलहाल अभी बनेगा योजनाओं में, ये सब पूर्ण स्थितियाँ या लक्ष्य भी आप कर सकते हैं, क्योंकि एक चित्र है कि मैं ऐसा रहूँगा उस समय। तो आप एक योजना बनाएं कि आप किस तरह इन चीज़ों को साकार करना चाहते हैं, यानी आप क्या क्या कदम उठाएंगे कि ये चीज़ें सत्य हो जाएं आपके जीवन में जब आप 85 साल के हों। तो उसके लिए आपको प्लान्स लिखने होंगे, योजनाएं बनानी होंगी। आपको योजनाओं को मॉनिटर करने के लिए कोई तरीका सोचना होगा। यानी योजना बनाना तो आसान है, मैंने योजना बना ली कि मैं ये काम करूंगा। जैसे मान लीजिए मैं एक बिज़नेस स्थापित करना चाह रहा हूं, तो मैं योजना बना रहा हूं कि मैं बैंक से इतने लोन लूँगा, मैं इन स्थानों पर बिज़नेस खोलूँगा, मैं शुरू में इतने लोगों को काम पे रखूँगा और धीरे धीरे जब आमदनी बढ़ेगी तो उसको इतने और एम्प्लॉयज़ रखेंगे हम, मतलब कर्मचारी रखेंगे। मैं ये प्रोडक्ट बनाऊंगा, ये सब योजनाओं में आ जाएगी। मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा या मैन्युफैक्चरिंग में जाऊंगा, तो वो तो बड़ा रिस्की धंधा है। खैर, अगर आप में रिस्क झेलने की ताकत है और उतनी हिम्मत है तो आप कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अक्सर रिस्की माना जाता है। तो आप किस तरह का बिजनेस करेंगे, ये पूरा योजना बनानी पड़ेगी। कितने कर्मचारी रखेंगे, कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सी सेवा प्रदान करेंगे, तो क्या बिजनेस होगा, इस सब की रूपरेखा आपको बनानी होगी। और आपको ये पूरा ज्ञान हो जाएगा कि इस योजना से मैं अपने लक्ष्य की ओर बढ़ूँगा। तो योजनाएं आपको लिखनी होंगी और फिर आपको उन्हें मॉनिटर करना होगा। मॉनिटर का अर्थ हिंदी में होगा कि उनका निरीक्षण करते रहना होगा कि आप कहाँ पहुँचे। तो इसके लिए आप हर महीने का समय बना सकते हैं कि एक कालखंड में अपने जो मतलब योजना तो आपने तैयार कर ली, पर योजना को आप लागू कैसे कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या तरीका है ये देखने का कि योजनाएं कार्यान्वित हो रही हैं कि नहीं, उन पर हम अमल कर रहे हैं कि नहीं। तो उसके लिए आपको निरीक्षण करना होगा और उसकी रिपोर्ट अपने लिए बनानी होगी कि मान लीजिए हर महीने आप देख सकते हैं अपनी स्थिति को, क्या मैं योजना की ओर कदम बढ़ा रहा हूँ। तो अपने को एक रेटिंग या नंबर उसमें दे सकते हैं कि कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और हर साल आप निरीक्षण कर सकते हैं और एक तरह से चेक कर सकते हैं कि आप कहाँ तक अभी पहुँचे हैं, क्या सफलता की ओर बढ़ रहे हैं कि अभी कुछ कदम नहीं उठा रहे। तो ऐसे आपको योजनाओं में बदलाव लाना पड़ सकता है। तो ये कार्य आपको करना होगा। इसमें काफ़ी दिमागी मशक्क़त है, मेहनत है, मस्तिष्क की बहुत ही परिश्रम है और इसको करना होगा। तो मेरे ख्याल से हमने ये कोशिश की कि हम इन चारों सवालों को स्पष्ट रूप से समझ जाएं। एक बात कह के मैं आखिर में बस एक सारांश इसका बता के ये वीडियो ख़त्म करता हूँ। एक चीज़ है कि ये पीटर जे डैनियल्स के दिमाग से उपजे हुए प्रश्न हैं। तो हम सबका दिमाग अलग तरह से चलता है, तो इसलिए आप केवल उनके शब्दों को मत पकड़िए। ये कोशिश कीजिए कि वो इन सवालों के द्वारा, क्या इस प्रक्रिया के द्वारा आपके अंदर का
ऐसा क्या है जो वो उभारना चाहते हैं। तो वो उभारना चाहते हैं आपके आपके जो लक्ष्य बनाने का जो की जो क्षमता दी है भगवान ने, वही है। यानी जब तक हमें पता नहीं हम कहाँ जाना चाह रहे हैं, तब तक देखा गया है कि इंसान की जो पूरी क्षमता है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। एक बार जब आपने मस्तिष्क में चित्र बना लिया कि आप कहाँ पहुँचना चाहते हैं, तो आपको योजना बनाना आसान हो जाता है। आपको अपनी आज की स्थिति, जो वर्तमान की स्थिति है, उस पर आपका ध्यान जाता है कि आप कितनी दूर हैं अपने लक्ष्य से। तो ये सब तो तभी होता है जब आप इन चीज़ों के बारे में सोचेंगे। तो इसलिए उनके शब्दों को मत पकड़िए, आप अपने अनुसार भी इन प्रश्नों को बदल सकते हैं, क्योंकि हर आदमी के पास अकल है, हर आदमी के पास जो उसका ज्ञान है, बुद्धि है, वो अलग अलग है, उसकी स्थिति अलग है। तो अपनी स्थिति के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार, अपनी उम्र के अनुसार आप इन सवालों में बदलाव लाइए। और अगर आपको लगे कि ये प्रश्न कुछ अटपटे हैं, तो अपने हिसाब से अपनी अकल लगा के आप उसको बदल दीजिए और अपने अनुसार, अपनी स्थिति के अनुसार इनको अपने जीवन में लागू कीजिए। पर कभी भी जब किसी की बात आप सुने, तो ये सोचें कि वो क्यों ऐसा बोल रहा है, कि हम ये प्रश्न क्यों करें अपने आप से। नहीं करेंगे तो क्या होगा? आप नहीं करेंगे तो उनको तो कोई लाभ या हानि नहीं होने वाली। आप नहीं करेंगे तो अपने जीवन में वो बदलाव आप शायद न देख पाएँ, जो कि आप देख पाएंगे अगर आप अपने आप से प्रश्न करते हैं, सवाल करते हैं और इनके जवाब खोजते हैं और उन्हें दस्तावेज रूप में लिख लेते हैं। तो जो मुझे कहना था वो मैंने कह लिया। अब आखिर में एक सारांश बता दें कि जीवन में अगर आपको अपनी पूर्ण सफलता तक पहुंचना है या पूरी क्षमता तक पहुंचना है, तो आप इन 4 प्रश्नों का जवाब दे सकते हैं। पहला प्रश्न, जैसा हमने कहा है, आपने अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपने लिए कौन सी उम्र निर्धारित की है, ताकि परमेश्वर आपके जीवन को अधिकतम बना सके। तो एक उम्र आपको निर्धारित करनी होगी कि इस उम्र तक मैं अपनी पूरी क्षमता विकसित कर लूँगा। फिर आपको 50 पृष्ठों या पन्नों या उससे ज़्यादा का एक दस्तावेज या डॉक्यूमेंट बनाना होगा। कंप्यूटर पर भी हो सकता है, कागज़ पर भी हो, कागज़ कलम से भी आप कर सकते हैं। तो दस्तावेज आपको तैयार करना होगा 50 पन्ने या उससे ज़्यादा का, कि आप का जीवन के हर क्षेत्र में आपकी पूर्ण क्षमताएं क्या हैं। फिर आपको अभी की जो आपकी स्थिति है उसके अनुसार आपको एक रेटिंग देनी होगी। यानी 100% तो आपकी पूरी क्षमता को आपको 100% देना है। ये पूरी क्षमता अभी सच्चाई नहीं है, ये क्षमता केवल दिमाग में है और कागज़ पर है। तो इसको 100% मानते हुए आपको अभी अपने आप का आकलन करना है और अपने आप को एनालाइज करना है और देखना है कि मैं अभी किस रेटिंग पर हूँ। तो आप यही पाएंगे कि आपकी रेटिंग कम होगी। ज़्यादा उदास अगर आप लगें अपनी रेटिंग को देख के, थोड़ा बढ़ा लीजिए, थोड़े खुश हो जाएंगे। पर ये केवल ये बात हंसने की बात नहीं है, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि आपको कितनी और दूरी तय करनी है। ये आपको प्रोत्साहित भी करता है। ये आपको हतोत्साहित करने के लिए या डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है। ये बात है आपको उत्साहित करने के लिए, अभी कितना जीवन में काम करना है, कितना आगे बढ़ना है। और आखिर में आपको ये देखना है कि कमी कितनी है, दूरी कितनी है। जो मेरी पूरी क्षमता है 100% और मेरी अभी क्षमता है मान लीजिए 10%, तो ये जो 90% का जो गैप है या जो अंतर है, उसको पूरा करने के लिए मुझे क्या योजनाएं बनाई हैं, मुझे क्या क्या और काम करने हैं, इसको मुझे किस तरह से निरीक्षण करना है, जो मैं योजनाओं को लागू करूँगा, ये सब आपको लिख के या डॉक्यूमेंट करके रखना है कंप्यूटर पर या कागज़ पर। और आखिरी सवाल है, कब इन चीज़ों को करेंगे? तो आज ही कीजिए, अभी कीजिए, मतलब शुरुआत कर दीजिए। किसी कार्य को भी शुरुआत करना ही मुश्किल होता है। जैसा कि मेरे ख्याल से कन्फ्यूशियस, जो चाइना के महान दार्शनिक थे, उन्होंने यही कहा था कि 1000 मील लंबी दूरी यात्रा भी पहले कदम से ही शुरू होती है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इन बातों को अमल में लाइए, इन बातों को लागू कीजिए अपने जीवन में, अपने जीवन को बदलिए। धन्यवाद।